ओके। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली री एनालिसिस को। ठीक है, जो हमारा सी एस आई आर नेट जे आर एफ और आई आई टी जैम और गेट के लिए गेट के सिलेबस पे बेस्ड है। जितना हमारा गेट का सिलेबस है, आई आई टी जैम और सी एस आई आर नेट स्पेशली जो सी एस आई आर नेट जे आर एफ का सिलेबस है उस पे बेस्ड जो री एनालिसिस है, री एनालिसिस से जो जितना पोर्शन उसमें गिवन है हम उस वो सारा सिलेबस कवर करेंगे अपने सभी लेक्चर्स में। तो उस सीरीज में हम अपना आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम सेट को जानेंगे, फंक्शंस को जानेंगे और धीरे धीरे फिर उसमें आगे बढ़ेंगे और होल सिलेबस जो हमारा सी एस आई आर नेट जे आर एफ का है उसको कवर करेंगे, आई आई टी जैम का है उसको कवर करेंगे और गेट का जो एग्जाम है उसका कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के लेक्चर में सेट के बारे में। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सभी लेक्चर्स को अवेल करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पर लेक्चर सीरीज आपको उसके नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। इसके लिए आप जो उसका बेल आइकन है उसको ऑन कर लें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस। सब कुछ बेसिक जानेंगे, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है सेट और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम सही बोलें तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन शुड बी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से मतलब है कि बाय द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो एम्बिग्यूटी और देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। इस तरह उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए कि ये बिलोंग, हमें ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि यार ये पता नहीं बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड मतलब वो एग्जैक्टली एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए सेट के अंदर। वेल डिफाइंड से यही मतलब है। और सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, डेट इज we can say collection of all such type of elements or object which satisfies some rules। जो कुछ particular rules क्या बताएगा यहाँ पर? उसकी उसको define definition बताएगा कि ये इसमें आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। तो satisfies some rules, it is possible to say whether a particular object belong to the collection or not। तो रूल क्या बताएगा हमें? रूल ये बताएगा कि इस रूल को डिफाइन करके हम ये एलिमेंट इसके अंदर ला सकते हैं और ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकते। कोई पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल जैसे मैंने लिया यहाँ पर एस कोई कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम जेड विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन लिखी, ये रूल हो गया है। इस रूल को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है, वो सभी टाइप के एलिमेंट्स आ जाए यहाँ पर। तो इसको सेटिस्फाई करने से मतलब क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है तो को पता है इसके तीन रूट होंगे। हमने इसको सॉल्व किया तो इसके तीन रूट हमें मिलते हैं, एक्स बराबर -1, 1 और -1/2। लेकिन कलेक्शन सिर्फ उन एलिमेंट्स का आएगा हमारे सेट में जो इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो -1/2 तो इंटीजर नहीं होता है, तो एस में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। हालांकि ये बहुत बेसिक है, 11th-12th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने जा रहा है इसका। हमारा पूरा सिलेबस जब हम पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेट से रिलेटेड फंक्शंस आते रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पूरी लेक्चर सीरीज। इसके बाद जैसे यहाँ पर हमने ये सेट लिखा है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है किसकी? एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इस साइड पे तो लिखा होता है रूल, और यहाँ पर जिस टाइप के उसके अंदर एलिमेंट आने हैं। रूल बताएगा कि रूल डिफाइन करेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर x इक्वल टू सभी एलिमेंट्स n के वो आ जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सच डेट एक्स स्क्वायर लेस देन 20। जहां जहां एक्स स्क्वायर लेस देन 20 हो और नेचुरल नंबर भी हो वो सभी एलिमेंट इसके अंदर आ जाए। तो ये रूल हो गया। ये सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जिस टाइप के एलिमेंट्स हमें चाहिए। ओके, तो ये है बेसिकली सेट के बारे में। अब हम बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ टू सेट। इक्विलिटी से मतलब टू सेट आर सेट टू बी इक्वल व्हेन दे कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। उसके अंदर सेम एलिमेंट होते हैं तो हम कहते हैं दोनों सेट इक्वल है। अब सबसेट की बात करते हैं। ये सब बेसिक बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इन सब का जानना बड़ा जरूरी है। ये हमारा बेसिक पार्ट है। सबसेट क्या है कि अगर S एंड T आर टू सेट सच दैट member of S is also member of T, then S is subset of T and denoted as S is a subset of T। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर X S में बिलोंग कर रहा है तो और X T में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि S contained in T और S is a subset of T।
तो सबसेट से मतलब ये होता है उसका एक छोटा सेट, जैसे उसके अंदर कंटेंट करने वाला, ठीक है ना। जैसे मान सपोज ये कुछ इस टाइप से गिवन है कोई सेट। यहाँ अगर हम बात करें, सपोज ये है कोई एक सबसेट, ये सेट है, तो इसके अंदर कंटेंट करने वाला, तो जितने एलिमेंट इसमें है सबसेट में वो सारे सारे कैपिटल वाले में तो होंगे ही, बड़े वाले पार्ट में तो होंगे, तो इसका मतलब छोटे वाला है ये सबसेट है, इसको हम बोलते हैं ये है सबसेट और ये है सुपरसेट इसका। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, आप पढ़ चुके हैं पहले से। अब हम बात करते हैं, एक नोट देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या है कि इफ x belongs to a and x belongs to b and if there is y belongs to b but y does not belongs to a, y b में तो बिलोंग करता है लेकिन a में बिलोंग नहीं करे, तो हम कहेंगे कि a इज ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। जैसे कि कोई एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखना चाहें हम, क्या हो सकता है एग्जांपल, मान लेते हैं कि a कोई सेट ले लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 और b एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि A इज प्रॉपरली कंटेन्ड और प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, एक यहाँ पर 4 लिया हमने जो Y B में बिलोंग कर रहा है लेकिन वो A में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं A कंटेन्ड इन A और B कंटेन्ड इन B, तो A इज अ सबसेट ऑफ A एंड B इज अ सबसेट ऑफ B। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट जो होता है, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, वो भी सभी सबसेट, जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट होता है। हम कोई भी सेट बना लें उसके अंदर एक, उसमें हम मानते हैं कि एक 5 उसका सबसेट है। ठीक है, लेकिन ये जो 5 है एम्प्टी सेट, ये यूनिक होता है। ओके, तो ये जो हमारा 5 होता है ये यूनिक होता है और ये हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके, आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते रहें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रसल पैराडॉक्स। बेसिकली रसल ने यही बताया कि देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, ये इसने डिफाइन किया कि पैराडॉक्स का मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे हम मान लें देयर इज नो सेट, कोई सेट नहीं है, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, सभी सेट्स का मतलब कोई सेट खुद का सबसेट, खुद का सेट नहीं होता। जैसे कि मतलब ये कह रहा है कि कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के अंदर कंटेनर्स में वो कंटेनर नहीं आ सकता है उसी टाइप का। ठीक है, तो इसको हम अगर मैथमेटिकली समझें तो समझ लें कि जैसे मान लेते हैं हम, लेट ए कोई सेट है, x is a set such that x does not belongs to x। ठीक है बात, अगर हम ये मान लें इफ पॉसिबल a इज अ सेट, अगर हमने अभी ये डिफाइन किया है, अभी हम ये नहीं कह रहे कलेक्शन है, हमने कह दिया a हमने ऐसे डिफाइन किया है, एक रिलेशन है सिंपल। मान लेते हैं इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल a इज सेट, अगर a सेट होगा तो क्या इंप्लाई करेगा, यहां से इंप्लाई करेगा कि a बिलोंग्स टू a। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग अगर a सेट है तो सेट की यहाँ पे डेफिनेशन ऐसे डिफाइन किया गया कि x बिलोंग्स टू x। ठीक है, बट हमें क्या पता है कि इफ एनी एलिमेंट बिलोंग टू a, से x सेटिस्फाई x डज नॉट बिलोंग टू s, सो a इफ a बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a डज नॉट बिलोंग टू, ये कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आ जाएगी ना। मतलब अगर हम ये कह लें कि a बिलोंग्स टू a लेकिन हमें क्या पता है, बट इफ, हम इसको लिख लेते हैं, बट इफ एनी एलिमेंट belongs to a, मान लेते हैं से x, ओके, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू x। ओके, सो सो देर, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब, यहाँ इसका मतलब हो गया कि
हम इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन तो ये कहती है कि सेट, वो हमने ऐसे डिफाइन किया है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, क्योंकि हम एजम्पशन जो है हमारा, जो हमने एजम्पशन इसलिए आया क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया वो रॉन्ग एजम्पशन है, हमने उसको सेट मान लिया जबकि वो सेट है ही नहीं। ये आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमने इसको गलत एज्यूम किया हुआ है। गलत एजम्पशन की वजह से हमारे पास ये इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई, एम्बिग्यूटी आ गई इसके अंदर, एक तरह की देखा जाए इसमें एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई है। ये एक इस तरह की बात होगी जैसे कि हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखें कि पैराडॉक्स मतलब यहाँ पर है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पर select the correct statement, करेक्ट स्टेटमेंट अगर यहाँ पर सिलेक्ट करने की बात आए, और पहला ऑप्शन क्या है और बी ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, इसमें एक को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए क्या लिखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओके। और बी में क्या लिखा है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ओके। अब इसमें सेलेक्ट करो, करेक्ट सेलेक्ट करो। कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट कौन सा है। अगर आप ए सेलेक्ट करते हैं तो ए कहता है, ए में मैं लिखा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन को डिफाइन किया बेसिकली उसने, ठीक है। कि मतलब इसका मतलब ये था इनका कहने का कि जैसे कंटेनर है ना, कंटेनर नॉट कंटेन इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी मेंबर, कोई भी कंटेनर खुद को कंटेन नहीं करेगा, ये बेसिकली रसल पैराडॉक्स ने कहा। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, ये पैराडॉक्स है, ये एक हमारे पास पैराडॉक्स आ गया है, ओके। तो यही है बस रसल पैराडॉक्स। तो ये बेसिकली लिया कहाँ से गया था कि जो इसका रसल पैराडॉक्स का जो बेसिक मतलब स्टेटमेंट है वो ये है कि मतलब किसी गांव में नाई उनके बाल काटता है जो दूसरों के बाल नहीं काटता, तो नाई के बाल कौन काटता है, ये स्टेटमेंट है, ये रसल पैराडॉक्स का स्टेटमेंट है जहां से ये जनरली आया है, ठीक है। सो आई होप ये रसल पैराडॉक्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन पता होना जरूरी है सबको। तो ये स्टेटमेंट तो क्लियर होना चाहिए, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, दिस इज द रसल पैराडॉक्स, ओके। अब बात करते हैं इसमें कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में। कार्डिनलिटी से मतलब होता है कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट की कार्डिनलिटी कहलाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय CARD, और इस साइन से भी नोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेट हमने एस लिया, इसमें 5 एलिमेंट है, AEIOU, ओके। सो इसमें अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5, ओके। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कार्डिनलिटी हो गया 5। हालांकि जब कार्डिनलिटी के हम लिए डिस्कस करते हैं तो आगे हम इसमें ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर्स, कार्डिनलिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, उन सब के बारे में कार्डिनलिटी के बारे में बात करेंगे। किसकी कार्डिनलिटी, फाइनाइट सेट जो होते हैं, फाइनाइट सेट कार्डिनलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट सेट कार्डिनलिटी क्या होती है, और अनकाउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होती है, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं, ओके। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार CSIR नेट और IIT जैम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्डिनलिटी के बेस पर, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं पावर सेट के बारे में। पहले पावर सेट क्या है, बेसिकली पावर सेट है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट एस इज सेड टू बी पावर सेट
एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। तो पावर सेट क्या है कि कोई भी हमारे पास सेट गिवन है, उससे बनने वाले सबसेट का सेट, उससे बनने वाले सभी सबसेट का सेट, जितने भी पॉसिबल उसके सेट बन सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एस एक सेट लिया, इसमें 3 एलिमेंट थे। अब इन 3 एलिमेंट से बनने वाले सबसेट हमने बनाए, ए बी, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी इटसेल्फ, क्योंकि ये भी सबसेट होता है, जैसे हमने बता चुके हैं पहले से ही, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये भी सबसेट हो गया, तो इसके अंदर ये भी आ गया। और 5 सभी सेट का सबसेट होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें 5 भी आ गया। टोटल हम यहाँ काउंट कर रहे हैं तो ये 8 हो रहे हैं। तो कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एस विच इज इक्वल टू 8, मतलब 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर कोई भी सेट हमारे पास है उसमें n एलिमेंट होते हैं, इफ एनी सेट हैव n एलिमेंट देन द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एस इज डिनोटेड बाय 2 टू द पावर n। सो अगर हमारे पास यहाँ पर 8, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सेट में 3 एलिमेंट थे, तो उसके पावर सेट में 2 टू द पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ मैंने लिख भी दिया स्टेटमेंट ये, if S contain n element then its power set will contain 2 to the power n element। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट होंगे। ओके, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम रिजल्ट को। ये जैसे कि हम प्रूफ करते हैं, अगर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एस, तो ये क्या क्या आएंगे इसके अंदर, वे सभी नंबर ऑफ सेट्स विच विद नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो वाला सेट आएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट, वो सभी सबसेट आएंगे जिनके पास एक एक एलिमेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एक एलिमेंट वाले, दो दो एलिमेंट वाले, तीन तीन एलिमेंट वाले, इसमें सबसेट आते जा रहे हैं। तो इन सब का कलेक्शन, नंबर ऑफ सबसेट विद वन एलिमेंट, इसी तरह से नंबर ऑफ, प्लस किया हमने, प्लस नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स विद 2 एलिमेंट्स, प्लस number of subset of 3 elements, number of subset with 3 elements and so on। ऐसे चलते चलते जाएंगे, लास्ट में क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ सबसेट विद n एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ सबसेट विद n एलिमेंट, विद n एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या हो गया ये, तो cardinality of power set P of S is denoted by this sign और CARD which is equal to number of elements। सबसे पहले हम लिखा number of sets with no element, इसका मतलब NC0, कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, प्लस नंबर ऑफ सबसेट विद वन एलिमेंट, इसका मतलब NC1, एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, फिर इसी तरह से NC2, दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा NCN। ठीक है, हमने n एलिमेंट सेलेक्ट किए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन, लास्ट में NCN की वैल्यू भी होती है 1। ओके, ये हो जाएगा। अब जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, NC1 NC2 NC3 अप टू NCN-1 तक, और ये एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है, तो जैसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं ना, उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 की होल पावर n विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितनी आ गई, ये हमने इसको प्रूफ कर लिया यहाँ पर कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट आ गई हमारे पास, पावर सेट की कार्डिनलिटी आ गई 2 टू द पावर n। ओके, ये इसका प्रूफ था। तो आप चाहें तो रिजल्ट याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने इसे यहाँ प्रूफ भी किया है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आप ऐसे कह सकते हैं, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। हमें पता है हम ए क्रॉस बी से डिनोट कर सकते हैं। एंड डिफाइन, कैसे डिफाइन करते हैं हम, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, जहां पर चलो इसे लिख लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर
अब चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें आगे फंक्शंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आप इसको सेशन को लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ये सारा पूरा सिलेबस, हम अभी रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन, हालांकि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, और उसके बाद हम जो हमारा ये तो हमारा प्योर पार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा अप्लाइड वाला पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ओके, तो हम होल सिलेबस, पूरा CSIR नेट का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि हमारे पास जैसे दो सेट हैं, ए और बी, कोई भी दो सेट है, ए एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफाइन होता है ए क्रॉस बी से। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों सेट हैं, ए और बी दोनों सेट है, तो इनके अंदर एलिमेंट भी रहे होंगे। बी है तो बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट रहे होंगे। तो इनका जो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सच दैट जो ए है ये पहले वाला, ये तो बिलोंग करेगा ए से, और जो बी है ये बिलोंग करेगा आपका बी से। बस इतना सा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमने दो सेट की बात करी, अगर हम इसी तरह से अगर हम तीन सेट ले लें, ए बी सी, ठीक है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे, यहाँ पर ऑर्डर पेयर ना करके ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे। सिमिलरली उस तरह से जो ए है वो बिलोंग, स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से, एंड स्मॉल सी बिलोंग करेगा कैपिटल सी से। ठीक है, ये तीन का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। जनरलाइज करें इसको आगे, हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज अगर करें तो सिंपल, अगर हम अब हम ए बी सी तो जेड तक ही ले सकते हैं। जनरल का मतलब हम एन सेट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास A1 A2 A3 A4 अप टू AN तक सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाएगा A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू AN। ठीक है, सब क्रॉस हो रहे हैं, और ये इसमें कैसे पेयर आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN टाइप के ये इस टाइप का एन टपल बन जाएंगे। ठीक है, वेयर AI बिलोंग्स करेगा कैपिटल AI से। ठीक है, जैसे A1 बिलोंग करेगा A1 से, स्मॉल A2 बिलोंग करेगा कैपिटल A2 से, स्मॉल A3 बिलोंग करेगा कैपिटल A3 से, एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई, आई क्या, 1 से लेके n तक, 1 to n। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। अब इस प्रोडक्ट को हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन को हम स्पेशल साइन से डिनोट करते हैं। उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, वेयर I इक्वल टू 1 to n AI। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये जो है हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN, ये कहलाएंगे हमारे पास ऑर्डर्ड एंड टपल। ये ऑर्डर्ड होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ए बी बी ए दोनों बराबर नहीं होते, ऑर्डर्ड है। A1 की प्लेस, ए की प्लेस अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले में, तो ए की जो प्लेस है वो ए की है, बी की बी है। हम इसे ए बी की जगह बी ए नहीं लिख सकते, यहाँ पर बी ए लिखेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, फिर ये बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर टपल है। ऑर्डर टपल लिखना चाहो यहाँ पर लिख लेते हैं, हेयर A1 A2 A3 अप टू AN, ये क्या है, कॉल्ड n टपल्स। n ऑर्डर टपल लिख लेते हैं, ये ऑर्डर टपल है, ऑर्डर्ड एंड टपल्स। ओके, तो ये था हमारा सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब इस पे बेस कुछ रिजल्ट भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि सपोज, अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कुछ रिजल्ट्स को। रिजल्ट,
हालांकि ये सब बेसिक है, लेकिन ये जरूरी है जानना, आगे सबका यूज होने जा रहा है। मान लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m, एंड सपोज कार्डिनलिटी ऑफ b, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b is n. Okay, then what is the cardinality of a cross b? a cross b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b की कार्डिनलिटी और कार्डिनलिटी ऑफ b क्रॉस है, ये दोनों की दोनों ही कार्डिनलिटी बराबर होंगी। ऑर्डर्ड अलग है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होंगे। वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास m क्रॉस n, और यू कैन राइट m इंटू n। ठीक है, ये एक रिजल्ट है बेसिकली। सेकेंड रिजल्ट क्या हो सकता है इसमें? सेकेंड रिजल्ट की अगर हम बात करें कि ए क्रॉस बी ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए के है, तो ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ अगर ए और बी बराबर हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए और बी अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, जाहिर सी बात है वो ए क्रॉस ए ही बन जाएगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, थर्ड रिजल्ट अगर यहाँ पर हम देखना चाहें इससे रिलेटेड, तो मान लें कि इफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सपोज कितना m, ओके, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? m क्रॉस m, और यू कैन राइट m स्क्वायर। ठीक है, तो अगर a इंटरसेक्शन b की कार्डिनलिटी m है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी हो जाएगी m क्रॉस m, मतलब m स्क्वायर। ओके, इससे रिलेटेड ही एक रिजल्ट और हम देख सकते हैं कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही अगर a एक सेट है जो कंटेन करता है b में, a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देन यहां से इंप्लाइज होता है कि a क्रॉस c अगर c कोई दूसरा सेट है कंटेन करेगा b क्रॉस c में। ठीक है बात, हमने क्या करा, दोनों साइड c से इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया विद a c का। So if A is contained in B, then A cross C, where C is any other set contained in B cross C. Okay. Next result की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो है हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C। ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ओके, ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से ये इंटरसेक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हम एक और रिजल्ट यहाँ पर लिख लें इंटरसेक्शन से रिलेटेड, तो ये हमारे पास रिजल्ट नंबर नेक्स्ट मतलब 6 हो जाएगा कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ये हो जाएगा, ये भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम, A क्रॉस B इंटरसेक्शन, तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, A क्रॉस C। अब हम बात करते हैं कि अगर हम हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट है A क्रॉस बी इंटरसेक्शन, देख रहे हैं आप, A क्रॉस बी इंटरसेक्शन C क्रॉस D विच इज इक्वल टू पहले वाला पहले वाले के साथ में और बाद वाला बाद वाले के साथ में, तो A क्रॉस C सॉरी A इंटरसेक्शन C, देख रहे हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने क्रॉस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन है इसको अंदर लेके जा रहे हैं, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, A क्रॉस A इंटरसेक्शन C क्रॉस B बाद वाले के साथ में B इंटरसेक्शन D। ओके, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C
इक्वल टू ए माइनस बी क्रॉस सी। सिंपल सी बात है, अगर हम सी को राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करें तो हो जाएगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट क्रॉस सी। ओके, सिमिलरली जैसे हम एक रिजल्ट और पहले भी देख चुके हैं, उसी तरह का एक रिजल्ट और भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि क्योंकि पता नहीं किस तरह से हमें सारे रिजल्ट पता होने चाहिए, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने पॉसिबल रिजल्ट माइंड में है उनको लिखने की यहाँ कोशिश करूँ, बता सकूँ आपसे। ठीक है, सो अगर ए कंटेन्ड इन बी ऐसा कुछ है एंड सी कंटेन्ड इन डी, ओके, देन जैसे कि हम ऐसा रिजल्ट हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर ए कंटेन्ड इन बी एंड सी कंटेन्ड इन डी, देन ए क्रॉस सी कंटेन्ड इन बी क्रॉस डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है देखने में। तो ये कुछ रिजल्ट है जो बेस्ड है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। अब अगर हमें वैसे पता है, हम 11th 12th में पढ़ चुके हैं सब इंटरसेक्शन के बारे में और यूनियन के बारे में, बस जस्ट रिकॉल कराने के लिए मैं उनको एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा सब। फिर भी अगर कोई डाउट किसी बच्चे को किस है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताते रहें, और ये शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और सब्सक्राइब करने चैनल को, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे CSIR नेट, JRF और IIT JAM के लिए। ओके, और गेट में आने वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा सिलेबस जितना होता है हमारा प्योर एंड अप्लाइड पार्ट उसको भी कवर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स ये कैसे होता है डिफाइन? जैसे कि हमारे पास मान लें कि दो सेट हैं ए एंड बी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हम सेट की बात करें तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसमें वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे एक्स सच डेट जैसे हमने बताया था कि हम आगे रूल को डिफाइन करते हैं। सच डेट क्या रूल है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये और इंग्लिश वाला और है। ठीक है, और वे सब एलिमेंट आएंगे या तो वो ए में बिलोंग करते हो या वो बी में बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये है हमारा यूनियन, ए में और बी में। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर एंड आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी में सभी वो एलिमेंट्स आ जाएं सच डेट x belongs to A and x belongs to B। आप ये डिफरेंस देख पा रहे होंगे, जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो A में बिलोंग करते हैं एंड साथ साथ B में बिलोंग करते हैं, जबकि यूनियन के केस में इसका अपोजिट है, या तो वो X में बिलोंग करते हो या फिर वो या तो वो A में बिलोंग करते हो या फिर वो B में बिलोंग करते हो, वे सब यूनियन में आते हैं। इंटरसेक्शन में एंड आ जाएगा बीच में। अब यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें अगर हम, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई तीन सेट हैं फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी। हमारे पास तीन सेट हैं ये। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ए कंटेन होता है ए यूनियन बी में। जाहिर सी बात है भाई, ए और बी, ए यूनियन बी बड़ा हो जाएगा तो ए तो उसके अंदर कंटेन होगा ही होगा। एंड इसी तरह से अगर हम बी की बात करें, बी भी कंटेन होगा ए यूनियन बी में। ठीक है, और अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड हम इसको मान लेते हैं, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें
तो ए यूनियन ए का किसी सेट का उसी के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। आइडेम्पोटेंट शायद आप पढ़ चुके हो, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा पढ़ा हो या लीनियर में पढ़ा हो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन से होते हैं या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर वही आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर नंबर्स में बात करें हम तो 1 को कह सकते हैं और 0 को कह सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर आइडेम्पोटेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन में बात करते हैं तो ए यूनियन ए बराबर अगर ए के आता है तो हम इसे बोलते हैं कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ है, उसको फॉलो कर रहा है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, फोर्थ की प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे हमने बात देखा था कि यूनियन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किया था तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसी तरह से यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसी तरह से एसोसिएट भी हो सकता है। तो अगर हम पहले एसोसिएशन की बात कर लें तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन ब्रैकेट के बाहर यूनियन सी, इसे बोलेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फिफ्थ प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा था कि ए यूनियन ए बराबर ए के हो गया था, लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, अब जाहिर सी बात है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि ए और बी में जो कॉमन है वो कंटेंट होगा किसके अंदर? ए के अंदर। ओके, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट होगा बी के अंदर भी। ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट होगा बी के अंदर, अगर हम इसको प्रॉपर्टी 6 का नाम दे दें। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं नल सेट के साथ में, फाई के साथ में, तो बताओ बच्चों क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए या फाई आना चाहिए? भाई इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना तो दोनों में कॉमन है, छोटा है फाई, वही तो आएगा। तो फाई, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं अगर फाई के साथ में, एम्प्टी सेट के साथ में, तो वो फाई ही आता है। ठीक है, जबकि अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ में करें, सेम सेट के साथ में, तो ये क्या आएगा? ये लौट के यही है, एज इट इज खुद ही आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन भी आइडेम्पोटेंट होता है। वहां पर हम कह रहे थे यूनियन आइडेम्पोटेंट था, ये यूनियन का आइडेम्पोटेंट के लिए है ये वाला, और ये इंटरसेक्शन का आइडेम्पोटेंट के लिए। ठीक है, इंटरसेक्शन के आइडेम्पोटेंट या इंटरसेक्शन का आइडेम्पोटेंट रूल है। ओके, इसी तरह से हमने जैसे देखा एसोसिएटिविटी यूनियन में, उसी तरह से एसोसिएटिविटी हमारी जो होती है वो, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, उसी तरह से एसोसिएटिविटी इंटरसेक्शन में भी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा सब कि हम इंटरसेक्शन और यूनियन में किस तरह से आइडेम्पोटेंट, किस तरह से एसोसिएटिविटी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। ओके, चलिए अभी हम इसमें दो तीन पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सिमिलर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इस तरह की और दो तीन चीजें, और फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए इस वजह से। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं पहले डिस्टिंक्ट, हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट का मतलब दोनों अलग अलग सेट है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन फाई है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ये दोनों डिसजॉइंट कहलाएंगे if there is no common element, means there is the intersection of these a and b should be empty or should be phi. okay, तो डिस्टिंक्ट ये सॉरी डिसजॉइंट होंगे अगर क्या कंडीशन होगी इनकी? ए और बी में हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी शुड बी फाई, तो ये दोनों दोनों हो गए हमारे पास डिसजॉइंट। मतलब एक सेट हमारे पास ये है बच्चों, दूसरा सेट हमारे पास कुछ ये है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये सेट ए है,
ये सेट बी है, तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 5 आ जाता है लौट के। ठीक है, अगर कॉमन होता है तो फिर कॉमन को हम अगर वेन डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, किसी भी डायग्राम के थ्रू, तो वो इस तरह दिखाते हैं, कॉमन पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब इसमें इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। ओके, तो आई होप डिसजॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक इसमें चाहे तो नोट भी लगा सकते हैं कि एवरी डिसजॉइंट सेट आर डिस्टिंक्ट सेट, नॉट कन्वर्सली। ओके, जो भी डिसजॉइंट सेट है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो सेट ले लें, मान लिया ए और बी, हम दो सेट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों डिसजॉइंट डिस्टिंक्ट है, लेकिन डिसजॉइंट नहीं, जरूरी नहीं डिसजॉइंट भी। जैसे कि मेरा मतलब कहने का ये है कि चाहो तो इसको एक नोट के तौर पे लिख भी सकते हैं हम, समझने के लिए अपने। हम यहाँ पर एक नोट लगा देते हैं, नोट इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये इन फ्यूचर भी आपके लिए याद रहे। एवरी डिसजॉइंट सेट, देख रहे हैं, डिसजॉइंट सेट आर डिस्टिंक्ट। दोनों ये कैसे हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ओके, बट कन्वर्सली, बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक सेट ले लेते हैं ए, इसमें सपोज क्या कुछ एलिमेंट लें, 1 2 3 4 ये ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और एक सेट लेते हैं बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज 2 5 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर एस और टी दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट सेट है, इक्वल तो नहीं है ना, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, बट दे आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर टू दोनों में कॉमन है। ए एंड बी बोथ आर डिस्टिंक्ट हेयर, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। तो हमारा जो ये नोट था, जो ये एक छोटा सा रिजल्ट है कि डिस्टिंक्ट है बट दे आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसमें इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन एलिमेंट, एक कॉमन एलिमेंट आ जाएगा जो कि 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5। जब नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब दे आर नॉट डिसजॉइंट बट दे आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है लेकिन डिसजॉइंट है। ओके, मतलब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग सेट है, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है, जॉइंट है, क्योंकि एक एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके, अब डिसजॉइंट सेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस ऑफ टू सेट, हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, हम उनका डिफरेंस निकालना है, मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए निकाल फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे, मान लिया हमारे पास ए कोई सेट है, एक बी दूसरा सेट है, ठीक है। ए अगर बी दो सेट है तो ए माइनस बी या बी माइनस ए भी ले सकते हैं, डिफरेंस का मतलब। तो पहले हम ए माइनस बी की ही बात कर लें, तो इसमें वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, अगर हम उनको एक्स से डिनोट करें, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें वो सब एलिमेंट आएंगे जो ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अभी इस पहले वाले एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर हमने ए लिखा बी लिखा, तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं तो वो सब एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वन, बस वन ही आएगा, क्योंकि टू नहीं आ सकता क्योंकि टू बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो ए में वन आएगा और थ्री फोर भी आएंगे, क्योंकि इसमें थ्री फोर नहीं है ना, तो वन थ्री फोर, टू नहीं आएगा, ठीक है। वो सब एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो वे कहलाते हैं ए माइनस बी। इसी तरह से इसका अपोजिट अगर सोचें, बी माइनस ए, तो वे सभी एलिमेंट जो बी में हो और ए में ना हो, ए में कंटेंट ना करते हो, ए में बिलोंग ना करते हो, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है।
इसी वजह से हम यहाँ पर ये देखेंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों बराबर नहीं होते, मतलब ये कम्यूट नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया, अगर लिखना चाहो एक नोट में ये बात लिख सकते हो जो समझने के लिए, कि डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, difference of two sets, suppose A and B, not commutative, not commutative, as हम लिख सकते हैं कि A minus B does not equal to B minus C। ओके, इसी तरह से ये एसोसिएटिविटी भी अपने को होल्ड नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, अगर हम सेकंड नोट मान लें इसको, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स नॉट एसोसिएटिव, or you can say A minus B minus C not equal to B minus कैसे लिखेंगे हम B minus A, और B minus A क्यों लिखें, A minus B लिखेंगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करा लेना। हम दिखाना चाहते हैं कि ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे A minus B ब्रैकेट में और माइनस C बाहर। ओके, तो ये डिफरेंस भी इसका एसोसिएटिव नहीं होता है, और डिफरेंस कॉम्यूटेटिव को भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि डिफरेंस क्या है। सभी वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते हो। ठीक है, तो अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लिख सकता हूँ आपके लिए। अगर हम ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और बी एक सेट ले लेते हैं, इसमें हम लेते हैं 1 2 4। ठीक है, तो अगर मैं a माइनस बी की बात करूँ यहाँ पर, तो बताएंगे क्या क्या एलिमेंट आएंगे यहाँ पर। सभी वो एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं है, तो 1 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये b में भी है, प्रॉब्लम ये कर रहा है, तो सिर्फ 3 आएगा। ओके, ये है a माइनस बी। इसके अपोजिट अगर यहीं पर आप लिखें b माइनस ए, तो वो सभी एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ 4 ही आएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको डिफरेंस के बारे में। ठीक है, ये तो था हमारे पास सिंपल डिफरेंस। अगर हम बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो वो क्या होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए या सीएसआईआर नेट के लिए मैथमेटिक्स में, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रही है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट जो है वो डिनोट होता है डेल्टा साइन से। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं एक्स वाई, this delta is called the difference of two set. Symmetric difference is defined as, or you can write simply, note in set form, x minus y union y माइनस एक्स, बस इतना होगा। अब हमें पहले डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंपल डिफरेंस अगर पता है तो हम उनका यूनियन फाइंड कर सकते हैं, और यू कैन राइट सिंपली एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। चाहे तो ऐसे फाइंड कर लें या ऐसे फाइंड कर लें, दोनों ही एक ही चीज़ है। हालांकि ये पहले वाला जो है ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है फाइंड करना। इसमें पहले हम दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें और फिर उनका इंटरसेक्शन, सॉरी उनका यूनियन फाइंड कर लें, तो ये आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। ओके, सो चलिए फिर इसको यहीं पर हम आज स्टॉप करते हैं। इससे आगे हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैपिंग के बारे में नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।